हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन द भांडे सर्स एकेडमी. फ्रेंड्स, दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स का ये पांचवा लेक्चर है और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि यदि आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो पहले 4 लेक्चर्स देख ले. आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है जो हमारे डे टू डे लाइफ से संबंधित है, जो हमारे डे टू डे लाइफ से इंक्लूडेड है और आपके दिमाग में आज का टॉपिक 100% जाएगा यदि आप लोग इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आपको 200% आज का टॉपिक समझ में आएगा. तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग हीट इंजन से. विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट अस टॉक अबाउट अ हीट इंजन. आप यदि हमको एकदम 2 लाइन में या 1 लाइन में हीट इंजन को डिफाइन करो, ऐसा आप यदि कहते हो तो मैं बहुत ही सिंपल वे से हीट इंजन को डिफाइन करूंगा. हीट इंजन कन्वर्टेड इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम लोग हीट इंजन कहते हैं. हीट इंजन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं एक्सटर्नल कंबशन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन. एक्सटर्नल कंबशन में स्टीम इंजन, वाफेवर चलना इंजन. शायद अभी की जनरेशन नसीबवान नहीं है कि आप उस हीट इंजन को देख पाओ, अभी तो पूरा रिप्लेसमेंट हो चुका है. और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन. उसके अंदर गैसोलाइन, पेट्रोलियम, डीजल इंजन, यानी इंजन के अंदर सोर्सेस को, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनको जला करके हीट उत्पन्न की जाती है और वो हीट किसी वर्किंग के लिए, किसी काम के लिए इस्तेमाल होती है. उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं, दैट इज इंटरनल हीट इंजन. तो 2 प्रकार उसके समझ में आए. अब मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना बताते हुए मैं आपको एकदम मोटा मोटा एक डायग्राम से ही आपको पूरा हीट इंजन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. चलिए, यह है बेटा फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन. दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन के 3 प्रमुख प्रकार है. सबसे पहला प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्वियर. आई होप आप इसको देख पा रहे हैं. मैं और थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप इसको देख पाओ. सबसे पहला है बेटा हॉट रिजर्वियर, जो कि हीट उत्पन्न, हीट निर्माण करने में काम में आता है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वर्किंग सब्सटेंस. दूसरा जिसका नाम है वर्किंग सब्सटेंस. और तीसरा है कोल्ड रिजर्वियर. कोल्ड cold reservoir, and it's giving its heat is QH, one is QC and another is W. तो ये 3 प्रमुख अंग हैं जिसके भरोसे हम लोग आज पूरा हीट इंजन सीखने वाले और आपको 100% समझ में आएगा. देखो बेटा होता क्या है, मान लीजिए हॉट रिजर्वियर का काम है हीट को उत्पन्न करना, टेम्परेचर को निर्माण करना, जैसे कुछ जला करके हीट निर्माण करना. मान लीजिए यहां पे हम लोग गैसोलाइन, पेट्रोल, डीजल कोई भी सोर्स लेकर के यहां पे उसको जलाते हैं. जैसे आप देख लीजिए जो गाड़ियों से हम सफर कर रहे हैं, बाइक हो गई या स्कूटी हो गई, उसके इंजन, उसके अंदर जो इंजन होता है वो हीट इंजन है. तो पिस्टन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल, जो भी आपकी गाड़ी होगी पेट्रोल की होगी, डीजल की, बाइक पकड़ेंगे तो पेट्रोल की है, पेट्रोल छिड़कते हैं और गाड़ी स्टार्ट करना मतलब हम उसके अंदर आग लगाते हैं. और जब हम लोग उसके अंदर आग लगाते हैं तो वो आग जल के वहां पे हीट उत्पन्न होती है. अब यहां पे जो हीट उत्पन्न होती है, अब हॉट रिजर्वियर का काम है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को निर्माण करना. यहां पे वो जला करके हाई टेम्परेचर निर्माण करते हैं. उस हीट को फिर सर्क्यूलेट, यानी उस हीट को ट्रांसफर किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस को. वर्किंग सब्सटेंस का मतलब होगा कि उस हीट एनर्जी को, हीट ऊर्जा को हमें यूटिलाइज करना है. किसके काम में लाना है? वर्क कराने के, वर्किंग के काम में लाना है. सो इट इज परफॉर्मिंग सम वर्क. यहां पे ये क्या काम कर रहा है बेटा? वर्क का काम कर रहा है. मतलब जैसे
टायर घूम रहे हैं तो पिस्टन आगे पीछे होगा, उसको 2 टायर लगाएंगे तो यानी कि वो घूमेंगे, ये हो रहा है वर्क, यानी दिस हीट इज यूटिलाइज टू परफॉर्म सम वर्क। अब जैसे इसको हमने दिया, वर्क दिया, तो बची हुई हीट जो है वो हम पास ऑन करेंगे कोल्ड रिजर्वियर को। यानी कि आसान भाषा में बच्चों, हमने 100 जूल की हीट उत्पन्न की, वो हमने वर्किंग सब्सटेंस को भेजी, तो वर्किंग सब्सटेंस ने यदि 90 जूल की ऊर्जा इस्तेमाल की काम करने में, तो 10 जूल बची हुई जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वियर को पास ऑन की जाएगी। सो बची हुई 10 watt of the energy will be passes to the cold reservoir and this heat is given to the working substance. So this is what in simple way to work the हीट इंजन। डिटेल में हम आपको सिखाएंगे, डिटेल में हम आपको बताएंगे, डिटेल में हम डायग्राम के फेज 1 फेज 2 सारे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा हमें यह समझ में आ रहा है कि 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसके ऊपर विचार क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि सर कोल्ड रिजर्वियर का काम क्या है, वैसे देखा जाए तो कोल्ड रिजर्वियर जो है वो बची हुई हीट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि वेस्टेज ऑफ हीट ही ले रहा है। जो कोल्ड रिजर्वियर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और दी हुई हीट जो होती वो वर्किंग सब्सटेंस को जा रही है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, कि कोई बच्चा ये सोचे कि सर कोल्ड रिजर्वियर को ही हटा दो ना, आप खाली हॉट रिजर्वियर और वर्किंग सब्सटेंस रखो, तो हॉट रिजर्वियर हीट पैदा करेगा और वो सारी की सारी हीट किसे चले जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस को। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बना है जो 100% हीट को ले जाकर के वर्किंग के अंदर इस्तेमाल करे। यानी कि यहां से जो हीट आती है वो हीट सारी की सारी वर्किंग सब्सटेंस को ले ले। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए यहां पे 100 जूल की हीट निर्माण हुई, वो 100 जूल हीट वर्किंग सब्सटेंस को दी और वर्किंग सब्सटेंस ने पूरी 100 जूल ऑफ हीट यूज की और कुछ भी हीट नहीं बची और कोल्ड रिजर्वियर को 0 दे दिया। सो दैट विल नेवर हैपन। सो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 100% इफिशिएंट इंजन हो गया, और 100% इफिशिएंट इंजन आज तक दुनिया में नहीं बना है। सबसे इफिशिएंट जो है वो है कैरनॉट इंजन, जो हम आगे देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा आज भी उसी को रेफरेंस मान करके इंजन को बनाया जा रहा है। तो फिर इसका काम क्या है, तो उसके 2 पहलू बताता हूं। इसका होना जरूरी है। मान लीजिए कोल्ड रिजर्वियर नहीं होगा और हम हीट उत्पन्न करेंगे तो फिर पर्याय नहीं होगा, सारी की सारी हीट तो वर्किंग में यूज करनी चाहिए, सिंपल लॉजिक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको पता है कि जब भी हीट फ्लो होती है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहां पे हाई टेम्परेचर है और यहां पे लो टेम्परेचर है, तो जब ये हीट फ्लो होगी तो ये हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है। यदि यहां पे हम लोग इसको कोल्ड रिजर्वियर नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहां पे हम लोग इसको लो टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हीट कभी भी हाई टू लो फ्लो नहीं होगी। जैसे प्रेशर बनता है बच्चों, जैसे पानी की टंकी हम लोग 3रे 4थे फ्लोर पे रखते हैं ताकि 3-4 फ्लोर का प्रेशर बने और पानी जो है वो ऊपर से नीचे आए, तो प्रेशर बनने के लिए, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बनने के लिए पानी की टंकी को हमको 4th फ्लोर पे रखना है और नीचे पानी लेना है ताकि प्रेशर बने। यही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो मैंने पूरा आपको ये चीज बता दी है। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं तो ये सब कुछ है जो मैंने अभी बताया है। अब यदि हम लोग इसको बहुत आसानी से और आराम से समझते हैं तो आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि QH जो है इट इज द हीट सप्लाइड, और जो हीट हमने सप्लाई की उसमें से कुछ हीट किसके लिए गई, वर्किंग सब्सटेंस, और कुछ हीट किसके लिए गई, कोल्ड रिजर्वियर के लिए। सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन। The amount of heat is given, it is utilized for working substance first, QH. तो working substance is equals to QH minus QC, and this is what your working substance. This is called as heat given to the hot reservoir. This is called as heat given to the cold reservoir. एक जो है वो हीट उसने हॉट रिजर्वियर को दी है और दूसरी वाली कोल्ड रिजर्वियर को। इतना काम होता है, सिंपल सी बात है। 100 जूल हीट यहाँ पे उत्पन्न हुई, 100 में से 80 जूल यहाँ पे इस्तेमाल हुई, 20 जूल जो है वो कोल्ड रिजर्वियर को गई। तो वर्किंग कितने का हुआ बेटा, 100 माइनस 20 यानी कि 80 का वर्क हुआ। तो यही हो गया आपका वर्किंग सब्सटेंस। नाउ लेट अस गो फॉर द हीट इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप लोगों ने कई बार सुना है, इफिशियंसी इज कॉल्ड एज ईटा। ईटा इज कॉल्ड एज रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट।
आउटपुट टू द इनपुट का ये रेशियो होता है। आप ही बताइए मुझे, हीट इंजन में आउटपुट कौन दे रहा है बेटा? वर्क। और इनपुट कौन दे रहे हैं हम लोग? हॉट रिजर्वियर से यहाँ पे हीट आ रही है। वर्क का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, क्या होता है? QH माइनस QC अपॉन QH। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज QH upon QH minus QC upon QH. QH get cancelled, 1 minus QC by QH, and this is what we called as the efficiency. इसको हम लोग बोलते हैं efficiency. तो efficiency is given by 1 minus QC upon QH, and QC is called as heat given from the cold reservoir, and this is what the heat coming from the hot reservoir. So this is what we called as the heat, definition of the heat. Now let us understand the PV diagram of the general heat engine. General heat engine का PV diagram मैं आपके सामने explain कर रहा हूँ। देखिए स्टेट बोर्ड में सबसे पहले तो जो मैंने अभी अभी आपको डायग्राम बताया है 3 स्टेप्स वाला, वो आएगा, वहां पे लगभग खत्म हो जाएगा। और दूसरा आता है उसका पीवी डायग्राम, एक आता है उसका एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन, वो मैंने अभी बोल दिया है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए बेटा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरी इच्छा है कि आप लोग इस चैप्टर के खुद की नोट्स बनाओ। नोट्स तो वैसे हम लोग लिंक में दे ही रहे हैं, बट खुद की बनाएंगे तो दैट विल बी बेटर। अब देखिए बेटा, पीवी डायग्राम, इसको समझना बड़ा आसान है। वाई एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। यहां पे हम लोगों ने देखा है कि एक हॉट रिजर्वियर होता है, यहां पे वर्क सब्सटेंस होता है, और यहां पे कोल्ड रिजर्वियर होता है। तो आपको पता है हॉट रिजर्वियर विल जनरेट द हीट QH, वर्किंग सब्सटेंस का होता है वर्क, और कोल्ड रिजर्वियर को होता है QC। सो हॉट रिजर्वियर QH, QC cold reservoir, and that is what called as a work. So QH is given by work multiplied by QC. That is called as hot reservoir की heat is equals to work plus QC. QC is called as heat given to the cold reservoir. This is working. अब मैं इसको आसान भाषा में समझूं तो बहुत सिंपल है। जिसके ऊपर प्रक्रिया हो रही है वो कौन है? वर्किंग सब्सटेंस, यानी वर्किंग सब्सटेंस जो यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हीट कहां से ले रहे हैं हम लोग? हॉट रिजर्वियर से। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द स्टेज, यहां पे वॉल्यूम है, यहां पे प्रेशर है, तो हम जा रहे हैं A to B। कहां जा रहे हैं बेटा? A to B। A to B का मतलब होगा कि इस वर्किंग सब्सटेंस ने QS से हीट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया बेटा? एब्जॉर्ब किया। सो हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर। सो व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम A to B इज कॉल्ड एज हीट एब्जॉर्प्शन। तो यहां से हीट क्या की गई बेटा? एब्जॉर्ब की गई। नाउ जैसे ही हीट एब्जॉर्ब हुई तो दूसरे प्लेस में क्या हुआ कि उस हीट को काम में लगा दिया गया, उस हीट को वर्किंग में लगा दिया गया, उस हीट से काम करना शुरू हुआ। यानी पिस्टन क्या होगा? एक्सपैंड होगा, पिस्टन कॉम्प्रेस होगा। सो देयर विल बी अ एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ पिस्टन। देयर विल बी अ एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन क्या हुआ बेटा? एक्सपैंड। पिस्टन क्या हुआ? कॉम्प्रेस। पिस्टन क्या हुआ? एक्सपैंड। एंड पिस्टन क्या हुआ? कॉम्प्रेस। तो मान लीजिए, सो इफ सपोज दिस इज द पिस्टन और गैस यहां पे धक्का मार रहा है, तो पिस्टन क्या हुआ? एक्सपैंड। तो यहां पे वर्किंग हुआ, और वर्किंग में क्या हुआ? वर्क डन बाय द गैस। तो इसके लिए आपने पहले 4 वीडियोस देखे होंगे, तो आपको समझ में आएगा जब भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो इट इज वर्क डन बाय द गैस। तो यहां पे गैस से वर्क डन हुआ। जब गैस से वर्क डन होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, पॉजिटिव वॉल्यूम होता है। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों कि जो हीट यहां से एब्जॉर्ब की थी उससे कुछ वर्क हो गया, बची हुई हीट जो है वो ये C2D से क्या दे रहा है? हीट रिजेक्ट कर रहा है। सो इट इज बीइंग हीट रिजेक्टेड। देन अगेन वी आर कमिंग फ्रॉम D to A। तो D to A में क्या हो रहा है? जो एक्सपैंड हुआ था अभी वो कॉम्प्रेस हो गया, और जैसे ही कॉम्प्रेस हुआ तो इट इज द वर्क डन ऑन दी गैस। तो यहां पे वर्क डन ऑन दी गैस, तो यहां पे वर्क डन ऑन दी गैस हुआ, यहां पे वर्क डन बाय दी गैस हुआ, यहां पे हीट रिजेक्ट हुई, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई। तो ऐसे 4 फेजेस में
ये जनरल हीट इंजन जो है वो काम करता है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड दिस। तो इसका इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह हमको समझने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, लेकिन दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि एक आध हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, जब भी क्वेश्चन नंबर 119 है मेरे नोट्स के हिसाब से, तो जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो रूल नंबर 1 सबसे पहले कलेक्ट करना पड़ता है गिवन डेटा। तो हीट इंजन का हम लोग इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, यानी उन्होंने वर्किंग दिया हुआ है, वर्क बराबर 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 जूल्स ऑफ वर्क हैज बीन डन पर मिनट एंड सर्विसेज 1.2 जूल, यानी QH दिया हुआ है हमको 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 जूल, 1.2 of heat per minute from the boiler. What is the percentage of efficiency? उन्होंने हमको efficiency पूछा हुआ है। efficiency बराबर होता है बच्चों वर्क अपॉन QH। इन्होंने वर्क भी दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 टू द पावर 9, 12 चौक 48, तो 4 इंटू 10 टू द पावर ये -1 होगा, यानी 0.4 इंटू 100 दैट इज 40%। जब भी हम लोग इफिशियंसी निकाले तो रहे ख्याल कि जो आखिरी जवाब आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट होता है किसी भी हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस और इनपुट होता है उसको दी गई हीट यानी कि QH। सो इन दिस वे एंड प्लीज मैं चाहूंगा कि जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज टेक अ फोटो ऑफ दिस, प्लीज क्लिक द फोटो, शाबाश। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू। द सेम पॉइंट यहाँ पे इफिशियंसी दी हुई है और आपको यहाँ पे QC पूछा गया है, इफिशियंसी दी है और हीट रिजेक्शन यानी कि कोल्ड रिजर्वियर को कितना जाएगा वो पूछा है। ये आप करके देखिए और उसका जवाब आना चाहिए आपका 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4। चलिए, now we are moving towards the next topic. Next part is called as refrigerator. तो ये बहुत ही नजदीक का पार्ट है, ये बहुत ही क्लोज पार्ट है बच्चों हमारे, और हमने इस पार्ट को मतलब रोज हम लोग इस पार्ट के साथ जीते हैं। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, तो हम अभी फ्रिज का फंक्शन समझेंगे, रेफ्रिजरेटर का फंक्शन समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं बच्चों। एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट एन रिवर्स हीट इंजन। आई रिपीट, रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट एन रिवर्स हीट इंजन, यानी जिस तरीके से हमारा हीट इंजन ने काम किया एग्जैक्टली उसके उल्टे तरीके से, अपोजिट तरीके से रेफ्रिजरेटर काम करेगा। हीट इंजन ने हीट उत्पन्न की, उस हीट को वर्किंग सब्सटेंस को दिया, उससे काम हुआ और बची हुई हीट कोल्ड रिजर्वियर को गई। ये उल्टा काम करेगा, कोल्ड रिजर्वियर से हीट लेगा, उसके ऊपर वर्क होगा और वो हॉट रिजर्वियर को दिया जाएगा। तो कंप्लीट डायरेक्शन इज अपोजिट एंड दैट्स व्हाई द रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड एज रिवर्स हीट इंजन, यानी कि इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। चलिए, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर इस डायग्राम के इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो एक ट्यूब है इसमें हम लोगों ने एक खास किस्म का गैस भरा हुआ है जिसको हम लोग फ्लोरिनेटेड गैस बोलते हैं, जो काफी ठंडा हुआ करता है, जो बहुत ही कूल हुआ करता है। उस गैस को हमने यहाँ पे भर रखा है। मैं आपको असेंबलिंग समझाता हूं कैसा है। तो मान लीजिए बेटा ये वो स्पेस है रेफ्रिजरेटर का जिसको हमको कूल करना है, जिसको हमको ठंडा करना है। यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व है, यहाँ पे कंप्रेसर है और यहाँ पे वो ट्यूब हमने बाहर से घुमाई हुई है। सो दिस इज कॉल्ड एज हॉट रिजर्वियर, दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड रिजर्वियर। दिस इज एट द लो प्रेशर, दिस इज एट द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर में समझाता हूं। ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेस करेगा और ये एक्सपांशन वाल्व है जो कंप्रेशन को एकदम रिलीज कर देगा। सो दिस इज व्हाट द एक्सपांशन वाल्व, दिस इज वाज द कंप्रेसर। आपको मैं लिक्विड की और फ्लूइड की एक अच्छी बात बताता हूं कि जब भी किसी लिक्विड को फ्लूइड को हम कंप्रेस करते हैं तो गैस विल कन्वर्टेड इनटू द फ्लूइड, और जब उसको हम लोग वाल्व को एक्सपैंड करते हैं
तो दैट फ्लूइड विल अगेन कन्वर्टेड इनटू द गैस। यानी हाई प्रेशर पे वो चीज लिक्विड में परावर्तित हो जाती है और लो प्रेशर पे वो गैस बन जाता है। जैसे अपने घर में जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का उदाहरण आप समझ सकते हो। सिंपल। सो दिस इज व्हाट द वे टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है बेटा, हमको इतने कंपार्टमेंट को कूल करना है, यानी कि ठंडा करना है। सो व्हाट वी विल डू, जो ये गैस है यहां से रेफ्रिजरेटर से, इस गैस को मैं एक्सपेंशन वाल्व से खोल देता हूं। यानी वो गैस किस सॉरी लिक्विड जो है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, वो अभी गैस में। और गैस वो बहुत ही कूल होगा, बहुत ही ठंडा होगा। और जब वो गैस बहुत ही कूल और बहुत ठंडा होगा, एंड व्हेन इट विल बी पासेस फ्रॉम दिस ट्यूब, तो ये ट्यूब क्या करेगा तो ये ट्यूब इस कंपार्टमेंट की, ये ट्यूब जो है वो इस कंपार्टमेंट की गर्मी को अपने अंदर ले लेगा। So it will take all the heat from this compartment and this compartment become more cooler। और ये हीट जैसे ही इसने इसके अंदर ली, वो हीट ले करके ये जाएगा लो प्रेशर पे। यहां पे कंप्रेसर क्या करेगा, खटाक से उसको कंप्रेस कर देगा, यानी और इसके ऊपर वर्क करके इसको लिक्विड में परावर्तित कर देगा। अब ये लिक्विड जो है ये गर्म है, क्योंकि यहां पे जो ठंडी गैस आई थी इसने इस कंपार्टमेंट की हीट ले ली, यानी हीट एब्जॉर्ब की। यानी ये कंपार्टमेंट अभी ठंडा हो गया, फिर इधर गया, यहां पे कंप्रेस कर लिया, और कंप्रेस करने के बाद ये कहां भेजा, हाई प्रेशर पे भेजा। हाई प्रेशर यानी कि हॉट रीजन। ये गैस हॉट थी, तो आपने देखना रेफ्रिजरेटर का पिछला हिस्सा जो होती है वहां से ये गैस गुजरेगी, और वहां गुजरेगी तो वहां हम कूलिंग एजेंट लगा देंगे, यानी कि फैन वगैरह लगाएंगे, ताकि ये जो गैस है ये गैस अपनी हीट जो है वो एनवायरमेंट को दे दे, यानी ये हीट बाहर दे देगा। यहाँ पे ये कूलिंग होगा, और कूलिंग हो करके ये वापस से कहा आएगा, एक्सपेंशन वाल्व पे आएगा। फिर एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, जो हमने यहां पे कंप्रेस किया था उसको एक्सपैंड कर देगा, यानी लिक्विड को फिर से गैस में परावर्तित करेगा। ये गैस फिर से ठंडा होगा, और ये ठंडा गैस फिर इस यहां से गुजरेगा, यहां की हीट लेगा, वो हीट लेकर के कंप्रेसर पे जाएगा, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, फिर वो आगे भेजेगा। यानी यहाँ पे दो प्रोसेस जो है वो निरंतर हो रही है। एक है कंप्रेशन, दूसरा है एक्सपेंशन। एक है कंप्रेशन, दूसरा है एक्सपेंशन। कंप्रेशन का मतलब होगा गैस जो है वो फिर से गैस टू लिक्विड में परावर्तित होना, एक्सपेंशन लिक्विड टू गैस में परावर्तित होना। और ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज दिस साइक्लिक इंजन, जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेज जो होती है वो सेम होती है। तो हीट इंजन भी साइक्लिक था, रेफ्रिजरेटर भी जो था साइक्लिक प्रोसेस थी। तो जो हमने 4 प्रोसेस सीखी थी, उसके बाद में एक साइक्लिक प्रोसेस आती है, जिसका इनिशियल और फाइनल जो होता है वो सेम होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाएगी। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगी, तो जाहिर सी बात है कि जब तक के आपके रेफ्रिजरेटर का, यानी एक कंपार्टमेंट का टेम्परेचर रिक्वायर्ड वैल्यू तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये प्रोसेस जो है वो निरंतर होते रहेगी। और जैसे ही वो टेम्परेचर रीच आउट होगा वहां पे, वैसे ये प्रोसेस रुक जाएगी। वो पार्ट ऑटोमेशन का हो गया, लेकिन मोटा मोटा दिस इज व्हाट कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटिंग। अब मैं आपको ये रिवर्स हीट इंजन क्यों है ये समझाता हूं, मुझे बताइए। इस कंपार्टमेंट से क्या कर रहा है, ये हीट ले रहा है और यहां पे जा रहा है और बाहर हीट दे रहा है। हीट इंजन में क्या होता है, हीट ले रहे थे, उसके भरोसे वर्क हो रहा था, और बची हुई हीट कोल्ड रिजर्वियर को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, ये यहां से ले रहा है और इस कंपार्टमेंट को ये कूल करने का प्रयास कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन वाल्व, दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसर। एक्सपेंशन वाल्व एंड कंप्रेसर, these are the two things which we need to understood. I hope आपको इसका डायग्राम का फोटो लेना है तो आप ये फोटो ले सकते हैं। अब देखिए व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो मैंने बिल्कुल ये स्टेप्स आप पढ़िए आराम से, ये नोट से बिल्कुल समझ में आएगा, जो मैंने कहा उसी के जैसा। अब आप देखिए, दिस इज व्हाट द फ्लो डायग्राम। तो रिवर्स हीट इंजन के बिल्कुल सॉरी, इसको रिवर्स हीट इंजन इसीलिए कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहां से कोल्ड रिजर्वियर QC से हीट जा रही है, W इसके ऊपर वर्क हो रहा है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, एंड इट इज पास टू द हॉट रिजर्वियर। तो इस फ्लो डायग्राम को मैं समझू तो QH बराबर आपका हो रहा है W प्लस QC। इक्वेशन जो है वो हीट इंजन का इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर का है, यानी दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है। और दोनों इक्वेशन यदि यहां पे सेम होते हैं तो वर्क प्लस QC में काम करता है। वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC।
एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए इसको रिवर्स हीट इंजन कहा जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्यू फैक्टर ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक नई टर्म आई है, इसको हम लोग क्यू वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज द क्यू वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर, एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ द refrigerator is defined as it is the ratio of Q factor is defined, it is the ratio of QC upon W, दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। now what is QC? QC is the heat of cold reservoir, W is the working on it। तो आपको पता है यहां पे यदि मैं वर्किंग बोलूं, यानी कि इसका यदि मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो बहुत आसान भाषा में वर्किंग होता है बच्चों QH माइनस QC वाले इक्वेशन से। कौन से इक्वेशन से? तो हमने निकाला था QH इज इक्वल्स टू वर्किंग प्लस QC। हॉट रिजर्वियर की हीट बराबर होती है वर्किंग प्लस QC, तो वर्किंग इज इक्वल्स टू सबट्रैक्शन। तो आपका क्वालिटी फैक्टर हो गया QC अपॉन QH माइनस QC। दिस इज व्हाट योर क्वालिटी फैक्टर, एंड क्वालिटी फैक्टर को मैंने गलत लिख दिया Q से, तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द K, एंड K इज द रेशियो ऑफ कोल्ड रिजर्वियर हीट टू द वर्किंग सब्सटेंस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द Q वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं Q वैल्यू। सो दिस इज सिंपली द क्वालिटी फैक्टर Q वैल्यू। अब हम लोग आते हैं एयर कंडीशनर। मैं आपको एयर कंडीशनर में ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करूंगा। एयर कंडीशनर क्या है? तो एयर कंडीशनर इज द सिमिलर टू द रेफ्रिजरेटर। बच्चों रेफ्रिजरेटर में कंपार्टमेंट को हम लोग कूल करते हैं, वहीं पे एयर कंडीशनर एक बहुत बड़े रूम को, हॉल्स को कन्वर्ट करता है। फंक्शन बिल्कुल सेम है, वो रूम से हीट लेता है बाहर देता है, ये कंपार्टमेंट से हीट लेता है बाहर देता है। सेम टाइप ऑफ द कूलेंट गैस इज यूज्ड इन बोथ द केसेस, द वर्किंग ऑफ बोथ द केसेस आर सेम। दे आर गोइंग टू मेक वन कंपार्टमेंट, वन रेफ्रिजरेटर कूल, दे आर मेकिंग कंप्लीट रूम कूल। सो दिस इज व्हाट सिंपली द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड फंक्शन ऑफ। चलिए, ये दो चीजें जो है वो बहुत ही सिंपल थी। तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा हीट इंजन, फिर हीट इंजन का एप्लीकेशन यानी कि रिवर्स हीट इंजन में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन हम लोगों ने समझ रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आगे पढ़ेंगे और आगे को हम लोगों को समझना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं काफी, इसको मैं वेरी IMP कहता हूं, और इसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है। देखिए, लेकिन रहे ख्याल कि जब तक आप पहले लॉ को नहीं समझे हो तब तक सेकेंड लॉ आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो पहला लॉ क्या है? जो हमने खाना खाया वो वर्किंग प्लस काम प्लस इंटरनल एनर्जी में काम में आता है। जो भी हीट सप्लाई टू द सिस्टम, जो भी हीट हमने सिस्टम को दी हुई है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो काम में लगता है और बचा हुआ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हमको पहले लॉ के लिमिटेशंस को समझना है। पहले लॉ ने कहां पे गड़बड़ करके रखी है, क्या चीजें पहले लॉ ने बताई है। तो पहले लॉ को जब हम समझते हैं तो दो चीजों को हमें बहुत आसानी से समझना है। तो दो चीजों को यदि हम लोग बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, यहां पे ये लिख के रखता हूं मैं, Q इज यूटिलाइज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो उसमें पहला ये है कि इसने जो पहले लॉ का हम लोग एजम्पशन समझते हैं कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एज वेल एज पहले लॉ ने कहा है कि हीट ऑल्सो फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हीट जो है वो दोनों जगह से फ्लो होती है, एक हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर और दूसरा लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो ये हो गया पहला लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ।
दूसरा, इंजन के केस में ऐसा कहा गया है कि 100% हीट सप्लाइड टू द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर वर्क, नो हीट कैन बी पास टू द कोल्ड रिजर्वियर विच इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। ये दोनों के दोनों नियम जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्या क्या बेटा? पहला कि हीट जो है वो हायर टू लोअर और लोअर टू हायर फ्लो होती है, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो भी हीट आप वर्किंग सब्सटेंस को देते हैं तो सारी 100% हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्किंग सब्सटेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं दो से हमारे पास सेकेंड लॉ का पोटेंशियल या सेकेंड लॉ का नियम उत्पन्न हुआ है। और सेकेंड लॉ ने हमें क्या कहा है वो भी हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो यहां पे नियम क्या है, चलिए थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं उसने क्या कहा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या कर दिया? पुट्स द कंस्टेंट्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर एज वेल एज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट ट्रांसफर। इसने कहा सेकेंड लॉ ने हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पहला, लोअर टू हायर पे रेस्ट्रिक्शंस। दूसरा, इफिशियंसी। वो बोल रहा है कि हर इंजन जो है 100% इफिशिएंट है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे कहा है कि नो इंजन इज 100% इफिशिएंट, यानी सारी हीट जो हम पास ऑन करते हैं वो सारी की सारी हीट वर्किंग सब्सटेंस के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती है, ये उसने कहा है। तो ये हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। तो देखिए आप इसने कहा, according to the second law of thermodynamics, it is impossible to extract the amount of heat from hot reservoir and use it to do the work. Hot नीचे से heat ऊपर ले जाना possible नहीं है। Some amount of heat QC must be exhausted to a cold reservoir and this prohibit possibility of the perfect heat engine. This is also known as engine law. यानी जितनी हीट आपने सप्लाई की है उसमें से कुछ ही हीट को इस्तेमाल करके हम वर्क कर सकते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्ट जाएगी, एग्जॉस्ट होगी और वो कोल्ड रिजर्वियर को जाएगी ही जाएगी, और इसी को हमने इंजन लॉ कहा है। यहां पे फिर से अब वही चीज बार बार ये बता रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, हॉट रिजर्वियर से पूरी हीट वर्किंग हो गई, इधर कुछ नहीं गई। पॉसिबल है परफेक्ट हीट इंजन, हॉट इंजन से हीट आई, उसमें से कुछ काम हुआ और कुछ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वियर को चलेगी। सो दैट इज ऑलवेज हैविंग एन पॉसिबिलिटी। सो दिस इज व्हाट द परफेक्ट। अब दूसरा, give the Kelvin-Planck statement or the first form of the second law of thermodynamics. Thermodynamics का second law क्या है? It is impossible to extract the amount of heat from the hot reservoir and use it all for the work. Some amount of heat must be exhausted to the cold reservoir and this is known as engine law. कुछ ना कुछ हीट जो है वो इंजन लॉ को, हॉट रिजर्वियर को चली जाती है। Give the Clausius statement of the second law. मैंने अभी अभी जो कहा वो दूसरे इसमें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द हीट टू फ्लो फ्रॉम द कोल्डर बॉडी टू द वार्मर बॉडी। कोल्ड रीजन से वार्म की तरफ, यानी कि रिवर्स हीट कभी भी फ्लो नहीं होती है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ द परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। तो ये देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिकल और परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है। मैंने जो कहा है कि यहां से आप रेफ्रिजरेटर में कोल्ड रिजर्वियर से जाएगा, उसके ऊपर वर्क होगा और हॉट रिजर्वियर को जाएगा, और यहाँ पे भी कोल्ड रिजर्वियर से हॉट रिजर्वियर। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर ऐसे होता है, इसके ऊपर वर्क ऐसे होता है। ये तो हमने बोल भी रखा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। तो मोटा मोटा हमको समझ में आया कि यदि आपको कोई भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करें तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दो चीजें बताना है कि उसने कहा है कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है और लोअर टू हायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। हीट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो होता है हायर टू लोअर। दूसरा नियम यह है कि 100% हीट को आप वर्किंग में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। 100% हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। सम अमाउंट ऑफ हीट ऑलवेज गेट एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वियर। ये दूसरा नियम खत्म। अब आते हैं हम लोग बच्चों कैनॉट साइकिल और कैनॉट इंजन, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है, कि जिसके भरोसे जब हीट इंजन की बात आती है तो कैनॉट का जिक्र जरूर होता है। कैनॉट ने हमको ऐसा हीट इंजन दिया है जो 100% वर्किंग सब्सटेंस की तरफ वो जाता है।
लेकिन वो भी 100% नहीं पहुंचा, लेकिन आज भी उसको रेफरेंस माना जाता है। उसने क्या किया? सो लेट इट बी, वी विल टॉक अबाउट द रिवर्स हीट इंजन। अब इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में एक लाइन जो है वो मैं नहीं पढ़ाता हूं, वो मैं आपसे नहीं बात करूंगा। आपको मैं मुद्दे की बात बताऊंगा कि बेटा सबसे पहले हीट इंजन जो इसने इस्तेमाल किया, उसके अंदर इसने दो आइसोथर्मल प्रोसेस यूज की, क्योंकि जनरल हीट इंजन में यहां पे एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन हो रहा था, आइसोबैरिक और आइसोक्लोरिक हो रहा था, आइसोबैरिक था यहां पे। लेकिन इसने सबसे पहले दो आइसोथर्मल प्रोसेस ली है और दो अडियाबैटिक प्रोसेस ली है, और यही खास बनाता है हीट इंजन को, कैनॉट हीट इंजन को 100% की ओर ले जाता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग से पढ़ाता हूं। बच्चों, जिन्होंने भी वीडियोस देखे होंगे या प्रोसेस को समझते होंगे, मुझे बताइए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या है बेटा? यस, बिल्कुल, जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाता है? जीरो। तो हीट इज गिवन विल बी यूटिलाइज इनटू द टू फॉर्म। हीट गिवन इज यूटिलाइज फॉर द इंटरनल एनर्जी फॉर और वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी मुझे बताइए, जब चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है तो इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? इसके अंदर जीरो होती है, तो Q बराबर ये जीरो हो जाएंगी, तो Q विल बी यूटिलाइज फॉर वर्किंग। यानी भैया, आइसोथर्मल एक ऐसी प्रोसेस है पहली, जिसके अंदर हम जो हीट देते हैं वो सारी की सारी किसके अंदर यूटिलाइज होती है? वर्क। सर आप ही तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो, अभी बोला है कि कोई ऐसी चीज नहीं जहां पे पूरी। हाँ भैया, नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि यहां पे भी लॉसेस होंगे, लेकिन लॉसेस बहुत कम होंगे और लगभग 99% हम लोग पूरी हीट को वर्किंग में इस्तेमाल कर पाते। इसीलिए ये कैनॉट ने क्या किया, तो जब एक्सपेंशन किया बच्चों, तो वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया। तो इसको आइसोथर्मल ही किया। आइसोथर्मल मतलब धीमा 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 ऊपर जा रहा है। तो जितना हीट दे रहे हैं वर्क में कन्वर्ट, हीट दे रहे हैं वर्क में कन्वर्ट, हीट दे रहे हैं वर्क में कन्वर्ट, धीमा 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 इंजन ऊपर जा रहा है। यानी पूरी हीट जो दी वो सारी की सारी वर्किंग के लिए इस्तेमाल की गई। और जब कंप्रेशन भी किया तो वो रिवर्स कंप्रेशन किया, यानी वो भी कैसे किया? आइसोथर्मल किया। तो यहां पे दोनों प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इधर भी हीट एब्सॉर्ब में भी अडियाबैटिक कंप्रेशन और अडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहां पे भी अडियाबैटिक लिया। तो जब हीट रिजेक्शन और हीट एब्सॉर्ब आता है तो वहां पे इसने अडियाबैटिक एक्सपेंशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन लिया। और हमें पता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है। अडियाबैटिक यानी हम हीट सप्लाई कितनी करते हैं? शून्य, यानी वो अपने अंदर की ही हीट इस्तेमाल करता है। और ये दो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस लेने की वजह से ये जो हीट इंजन बना, ये हीट इंजन एकदम आइडियल बना। और ये हीट इंजन जो है ये दुनिया का सबसे इफिशिएंट हीट इंजन बना। देखिए बेटा, जब हम A to B जा रहे हैं तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि जितनी भी हीट एब्सॉर्ब की पूरा का पूरा वर्क में करने का प्रयास किया जा रहा है। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो B to C जब जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ही वॉल्यूम बढ़ा है। व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम C to D, यहाँ पे हीट का कंप्रेशन हुआ है और वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम D to A, यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है। सो दिस इज व्हाट द 4 डिफरेंट स्टेप्स व्हाट वी हैव लर्न अंडरस्टूड। ये आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये बताऊं, उसकी इफिशियंसी, ब्रेन पावर वगैरह है, ये आप देख सकते हो। एंड ये भी हम लोगों ने डिराइव कर दिया है, अभी अभी ऊपर ही डिराइव कर दिया है। तो ये स्ट्रेलिंग साइकिल वगैरह है। सो इस हिसाब से डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे आपका थर्मोडायनामिक्स का पूरा चैप्टर खत्म होता है। और इसकी नोट्स जो है नीचे दी गई लिंक पे आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। नोट्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो। कुछ भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और the next batch admissions for the JEE NEET CET are open. Bhandesar Academy is the best academy for state board, CET, JEE and NEET। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से मिलेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होगी, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके लिए हमने बनाए हैं। और
daily doubt clearing sessions along with the library facility with teacher assistance. So friends, don't wait. Please visit to the Bhande Sirs Academy. Thank you very much. Bye bye.